हेलो दोस्तों, मैं गुड्डू कुमार इस टाइम से स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों को स्वागत करते हैं। तो आइए आज बच्चों हम लोग पढ़ाई करते हैं क्लास 10th का अध्याय जो 4 है। आज हम लोग बच्चों पढ़ाई करेंगे क्लास 10th का अध्याय 4 और जो विषय पढ़ रहे हैं वो है नागरिक शास्त्र। तो नागरिक शास्त्र का आज अध्याय पढ़ेंगे 4, जो अध्याय का नाम है लोकतंत्र की उपलब्धियां। आज इसमें जानने का ये प्रयास करेंगे बच्चों कि लोकतंत्र की उपलब्धियां क्या होता है, यानी कि लोकतंत्र जो अभी है, हम लोग का लोकतंत्र चल रहा है, ये लोकतंत्र की उपलब्धि क्या होता है। भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो इस लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र की क्या उपलब्धियां है, इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे बच्चों की लोकतंत्र की उपलब्धियां क्या होता है। तो सबसे पहले इस अध्याय से पढ़ने से पहले बच्चों हम लोग जानने का ये प्रयास करेंगे कि उपलब्धियां किसे कहते हैं। उपलब्धियां किसे कहते हैं। अब तो लोकतंत्र आप लोग समझ चुके होंगे कि लोकतंत्र क्या होगा, क्योंकि इससे पहले 3 चैप्टर पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग का लोकतंत्र तो क्लियर हो चुका होगा कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। लेकिन इस चैप्टर में आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि लोकतंत्र की उपलब्धियां क्या होता है। उपलब्धि के बारे में सिर्फ जानना है, यानी कि जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में इसका सिर्फ हमको क्या मेरिट जानना है, डिमेरिट नहीं बच्चों। क्या जानना है, तो सिर्फ मेरिट जानना है। इसकी उपलब्धि के बारे में जानेंगे, इसकी जो कमी है उस कमी के बारे में नहीं जानना है, इसकी विशेषताएं के बारे में जानना है, इस लोकतंत्र की क्या विशेषताएं होती है। वही चैप्टर का नाम दिया है लोकतंत्र की उपलब्धि के बारे में। इस लोकतंत्र की उपलब्धि के बारे में जानेंगे कि लोकतंत्र की उपलब्धि क्या होता है। ये जो भारत है लोकतांत्रिक एक देश है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। इसकी क्या उपलब्धियां है, तो इसका बहुत सारा उपलब्धि है। ये भी उपलब्धि है कि यहाँ पर अपने मन से हम अपने शासकों को चुनते हैं, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अपने मन से हम अपने शासकों को चुनते हैं और यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार प्राप्त है, जिनका उम्र 18 वर्ष हो गया है। और एक अमीर और एक गरीब का वोट दोनों का वैल्यू सेम होता है। ये भी क्या है, लोकतंत्र की उपलब्धियां ही हैं बच्चों। तो यही जानने का इस प्रयास करेंगे कि लोकतंत्र की क्या उपलब्धि होता है। तो चैप्टर का नाम है लोकतंत्र की उपलब्धि, और जो इस पर वीडियो बना रहे हैं, जहां तक उम्मीद है कि एक ही पार्ट इसका रहेगा, क्योंकि बहुत ही छोटा टॉपिक है और इस चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि लोकतंत्र की उपलब्धियां क्या है। जो क्वेश्चन लिखते हैं कि भारतीय लोकतंत्र की क्या उपलब्धियां है, सिर्फ इसी के बारे में जानना है कि भारतीय लोकतंत्र की क्या उपलब्धियां है। तो भारतीय लोकतंत्र की बहुत सारी उपलब्धियां हैं, जो यहाँ पर हम क्रमवार लिख दिए हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से कि भारतीय लोकतंत्र की क्या उपलब्धियां है, और चैप्टर का ये भी नाम है लोकतंत्र की उपलब्धियां। सिर्फ क्या लगा दिए हैं कि भारत की लोकतंत्र की क्या उपलब्धि है, यानी कि भारतीय लोकतंत्र की क्या उपलब्धियां है। तो भारतीय लोकतंत्र की निम्नांकित उपलब्धियां इस प्रकार अग्रलिखित है। पहला लिखा है लोकतंत्र एक उत्तरदायित्व एवं क्या है, वैध शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र कैसा है, लोकतंत्र एक उत्तरदायित्व एवं क्या है, वैध शासन व्यवस्था है। तो सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि लोकतंत्र क्या है, एक उत्तरदायित्व, क्या है, उत्तरदायित्व, और दूसरा क्या बोल रहा है, वैध शासन व्यवस्था है। तो ये जानने का प्रयास करेंगे कि उत्तरदायित्व किसे कहते हैं और वैध शासन व्यवस्था किसे कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि लोकतंत्र क्या है, एक उत्तरदायित्व है, यानी कि इस लोकतंत्र में जो हम लोग अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, जिस नेता को चुनते हैं, जिस मंत्री को चुनते हैं, वो हमारे नेता और मंत्री जिस उद्देश्य से, एक विशेष उद्देश्य से चुना जाता है। किसी भी नेता या मंत्री या विधायक को हम लोग किस उद्देश्य से चुनते हैं, एक विशेष उद्देश्य से चुनते हैं कि ये और नेता ये मंत्री जीत जाएंगे तो ये हमारे कामों को करेंगे, जो समाज के लिए, पूरे समाज के लिए कार्य रहता है। यानी कि एक विशेष उद्देश्य से हम लोग इनको चुनते हैं, ये नेता और मंत्री जीत जाएंगे तो ये हमारे समाज के लिए भलाई का कार्य करेंगे। जब ये मंत्री और नेता जीत जाते हैं तब इसके यहाँ हम लोग जाते हैं और पूछते हैं, आपको जिस विशेष उद्देश्य के लिए हम लोग चुने थे उससे कार्य को आप क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर बिना ठोस कारण के वो इस कार्य को नहीं करते हैं तो उस नेता और मंत्री को जवाब देना पड़ता है कि इस वजह से हम कार्य नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या होते हैं, उत्तरदायित्व होते हैं, यानी कि उत्तर देने के लिए सदैव क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं जनता को, क्योंकि जनता ही इनको चुनते हैं। तो अगर जनता के कार्य को नहीं करेंगे तो उनको उत्तर देने के लिए तैयार रहना पड़ता है कि आप किस कारण
से हमारे कामों को आप नहीं कर रहे हैं जिस उद्देश्य से हम लोग आपको चुने थे। तो यही होता है बच्चों उत्तराधिकारी, यानी कि नेता हो या मंत्री हो या विधायक जी हो। मान लीजिए कि हमारे क्षेत्र के जो भी विधायक है, उस विधायक को हम लोग चुने हैं कि आपको जीत जाने के बाद मान लीजिए कि कोई पुल का निर्माण करवाना है, तो हम लोग नेता और मंत्री को एक उद्देश्य से चुने थे कि आप जीत जाइएगा तो इससे पुल का निर्माण करवा दीजिएगा। और नेता और मंत्री जीत जाते हैं, विधायक जी हमारे जीत जाते हैं, और जीतने के बाद उससे पुल का निर्माण नहीं करवाते हैं, तो हम लोग जाएंगे उस नेताजी के पास, उस विधायक जी के पास, और जाकर बोलेंगे कि विधायक जी आप हमसे वादा किए थे कि जीत जाएंगे तो इस पुल का निर्माण करवाएंगे, फिर भी आप पुल का निर्माण क्यों नहीं करा रहे हैं? तो उसके प्रति वो जवाब देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, वो रेडी रहते हैं, वो बताते हैं कि किस कारण की वजह से हम इस पुल का निर्माण नहीं करा रहे हैं। यानी कि हमारे उत्तर देने के लिए सदैव क्या रहते हैं? वो तैयार रहते हैं। इसे ही कहा जाता है लोकतंत्र का उत्तराधिकारी। अगला है कि वैध शासन व्यवस्था क्या है, यानी कि वैध शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? यानी कि भारतीय जो लोकतंत्र है हम लोग का एक वैध शासन के द्वारा चलता है। एक नियम और कानून है कि किस नियम और कानून के द्वारा कौन सी प्रक्रिया होगा, कौन से कार्य होगा। बिना नियम और कानून के अनुसार हमारा लोकतंत्र नहीं चलता है। इसे ही कहा जाता है वैध शासन व्यवस्था। यानी कोई कार्य करने के लिए एक क्या होना चाहिए? एक नियम होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए। इस नियम के द्वारा, इस कानून के द्वारा इस कार्य को किया जाएगा। तो इसे क्या कहा जाता है? वैध शासन व्यवस्था। यानी कि कोई नियम और कानून हमारे राज्य में लागू करना होगा तो उसके लिए क्या है? एक नियम है, एक कानून है। उस नियम और कानून के द्वारा एक समय सीमा के द्वारा उसको लागू किया जाता है, उसे ही कहा जाता है वैध शासन व्यवस्था। तो ये हो गया लोकतंत्र क्या है? उत्तराधिकारी है, और क्या है? वैध शासन व्यवस्था है। यानी जिस प्रतिनिधि को, जनप्रतिनिधि को हम चुनते हैं, वो जनप्रतिनिधि हम जनता को उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, और जो भी वो कार्य करते हैं एक नियम के अनुसार करते हैं। इनके लिए एक समय सीमा होता है, एक इनके लिए भी एक समय सीमा होता है। इस समय सीमा से आप बाहर नहीं जा सकते हैं। मान लीजिए जैसे लक्ष्मण रेखा होता है कि आप इस लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं जा सकते हैं, उसी प्रकार नेता का भी होता है कि इससे आप नहीं जा सकते हैं, इसका ये सीमा है, इस सीमा से आप हटकर कार्य नहीं कर सकते हैं। इसी को ही कहा जाता है वैध शासन व्यवस्था है। अब दूसरा देखिए बच्चों क्या है कि लोकतंत्र व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि और क्या होता है? विकास होता है। लोकतंत्र व्यवस्था में, जो लोकतंत्र है, भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि और क्या होता है? विकास होता है। आर्थिक पूछ रहा है, समृद्धि यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं? विकास कर रहे हैं। आर्थिक समृद्धि यानी आर्थिक, आप लोग समझते होंगे कि आर्थिक किसे कहते हैं? आर्थिक दृष्टि से कोई कमजोर हो जाते हैं तो कोई आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो जाते हैं। यानी कि अमीरी और गरीबी, अगर हमारे पास बहुत धन दौलत है तो आर्थिक दृष्टि से क्या है? हम समृद्ध व्यक्ति हैं, और पैसा नहीं है तो क्या आर्थिक दृष्टि से कमजोर है। तो ये आर्थिक समृद्धि और विकास होता है। लोकतंत्र व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि और विकास होता है। ये 100% बात सही है। लिखेंगे लोकतंत्र व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि और विकास होता है, ये जो बात है 100% सही है। क्योंकि 1947 के भारत को देखिए, जब हम लोग आजाद हुए थे तो उस समय भारत को देखा जाए और आज 2021 के भारत को देखा जाए तो दोनों में काफी आकाश पाताल का अंतर था। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय हमारे यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं था, कोई फैक्ट्री नहीं था कि नए नए वस्तुओं का हम लोग आविष्कार कर सके। लेकिन आज का दौर जो 2021 है, बहुत सारी कंपनियों का यहाँ पर हम लोग आविष्कार कर चुके हैं, बहुत सारे इंजनों का आविष्कार हो चुका है, बहुत सारे संयंत्रों का आविष्कार कर चुके हैं, बहुत सारे मशीनरी का आविष्कार कर चुके हैं। यानी कि 1947 के भारत को देखिए और 2021 के भारत को देखिए, दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। तो भारत विकास कर रहा है कि नहीं? कर रहा है। हम लोग सतत विकास कर रहे हैं कि नहीं? विकास कर रहे हैं। तो यही क्या होता है? लोकतंत्र व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि और क्या होता है? विकास होता है। 1950 से जब संविधान लागू हुआ तो उस समय लोकतंत्र क्या हो गया? कायम हो गया। तो 1950 से और आज 2021 देखिए तो लोकतंत्र में आर्थिक समृद्धि और विकास हो रहा है। क्या हर क्षेत्र में विकास हुआ है? वो शिक्षा के क्षेत्र हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में क्या हुआ है? विकास हुआ है। या वो औद्योगिक का क्षेत्र हो या किसानों के लिए जाए, किसानों का क्षेत्र हो। पहले हल वल से खेती होता था, आज ट्रैक्टर आ गया उसके स्थान पर। तो हर क्षेत्र में क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। कैसे संभव है? ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि और
विकास ही तो हो रहा है। तो बच्चों ये हो गया दूसरा। अब चलते हैं तीसरा। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को वोट का अधिकार है। यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है बच्चों कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, वोट का अधिकार है। जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी अगर उपलब्धि पूछे तो यही है कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को क्या दिया गया है, वोट का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति जिनका उम्र सीमा 18 वर्ष हो गया है, वो हर व्यक्ति लोकतंत्र में भागीदार बन सकते हैं। वो व्यक्ति लोकतंत्र में क्या बन सकते हैं, भागीदार बन सकते हैं। जो लोकतंत्र को बोला जाता है कि सबसे बड़ा पर्व है, तो इस पर्व में वो साझेदारी बन सकते हैं, इस पर्व में अपना भूमिका अदा कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जिनका उम्र सीमा 18 वर्ष हो गया है, वो सभी व्यक्ति इस लोकतंत्र के पर्व में अपना हिस्सेदारी बन सकते हैं, साझेदारी बन सकते हैं। और लोकतंत्र की बहुत बड़ी खूबी यह है बच्चों कि ये राजा का वोट और एक रंग का वोट दोनों का क्या समान गिनती हो जाएगा। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि मुकेश अंबानी का वोट और एक साधारण व्यक्ति का वोट, यानी कि एक अमीर का वोट और एक गरीब का वोट, दोनों व्यक्तियों के वोट को यहाँ पर सामान्य वैल्यू दिया जाता है। ये नहीं कि अमिताभ बच्चन के वोट का 1 लाख हो जाएगा और एक गरीब व्यक्ति के वोट का गिनती 1 ही होगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर सभी व्यक्तियों को वोटों को एक सामान्य वैल्यू दिया जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि जो हम लोग का लोकतंत्र है बहुत बड़ा लोकतंत्र है, सभी व्यक्तियों को एक सामान्य वैल्यू देता है। या हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पादरी हो या कोई दूसरे कास्ट का व्यक्ति हो या जातिवाद, कुछ नहीं, यहाँ पर सभी को एक समान वोट का अधिकार है। या कोई भी व्यक्ति दे, राजा दे या रंक दे, दोनों का वोट क्या होगा, एक समान वैल्यू होगा। और ये भारतीय संविधान 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति जिनका उम्र सीमा 18 वर्ष हो गया है, वो सभी व्यक्ति लोकतंत्र में भागीदार बन सकते हैं, जो लोकतंत्र की सबसे बहुत बड़ी उपलब्धि है बच्चों। अब अगला चलते हैं कि लोकतंत्र में सामाजिक विषमता के साथ क्या है, सामंजस्य है। अगला बोल रहा है कि लोकतंत्र में सामाजिक विषमता के साथ क्या है, सामंजस्य है। यह भी बहुत अच्छा बात है इसमें कि लोकतंत्र में सामाजिक विषमता है। तो सबसे पहले ये समझने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक विषमता होता है क्या और ये सामंजस्य होता है क्या। तो लोकतंत्र में बोल रहा है सामाजिक विषमता, यानी कि सामाजिक विषमता यानी सामाजिक मतभेद। हमारे यहाँ जो भारत बहुत बड़ा लोकतंत्र है और बहुत बड़ा लोकतंत्र होते हुए भी यहाँ पर सामाजिक विषमता है, यानी कि सामाजिक मतभेद है। यहाँ हिंदू मुस्लिम में बटे हुए हैं, कई जात में हम लोग बटे हुए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कोई बोलते हैं कि राजपूत है, कोई बोलते हैं कि भूमिहार है, कोई बोलते हैं कि यादवजी है, कोई बोलते हैं कि चमार है, कोई बोलते हैं कि दुसाध है। न जाने कितने हम लोग जातों में यहाँ पर बटे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कितने धर्मों में हम लोग बटे हुए हैं, फिर भी सबके साथ क्या है, सामंजस्य है। सबके साथ क्या है, हमारे यहाँ एकता है, सब आपस में क्या है, हम लोग भाई भाई है। बटे तो हुए हैं लेकिन फिर भी क्या है, एक मुद्दे पर होकर एक वोट करते हैं। एक मुद्दे पर सभी लोग क्या होते हैं, मिलकर हम लोग वोट करते हैं। तो क्या है, सामाजिक विषमता भी है। यहाँ पर कई धर्मों में हम लोग बटे हुए हैं, फिर भी क्या है, विषमता के साथ फिर भी क्या है, सामंजस्य है। एक है, हम लोग एक मुद्दे पर वोट करते हैं। तो इससे क्या बोला जाता है, लोकतंत्र में सामाजिक विषमता के साथ साथ सामाजिक क्या है, सामंजस्य भी है। अलग अलग कई धर्मों में बटे हुए हैं, अलग अलग जात में बटे हुए हैं, अलग अलग समाज में हम लोग बटे हुए हैं, फिर भी क्या है, हम लोग एक है। किसके लिए, लोकतंत्र के लिए। तो ये बोल रहा है कि लोकतंत्र में सामाजिक विषमता है, कई धर्मों में बटे हुए हैं, कई कास्ट में बटे हुए हैं, फिर भी क्या है, एक साथ सामंजस्य है। एक साथ हम लोग क्या है, सामंजस्य है। और भारत की सबसे बड़ी यही क्या है, लोकतंत्र की उपलब्धि है कि भारत इतने सारे धर्मों में बटे होने के कारण, इतने सारे जात में बटे होने के कारण, इतने सारे समुदाय में बटे होने के कारण, फिर भी यहाँ पर क्या है, एक सामंजस्य है, एक क्या है, एकता है। किसके लिए, लोकतंत्र के लिए। तब तो हम लोग लोकतंत्र में विकास कर रहे हैं। तो यही है कि लोकतंत्र में सामाजिक विषमता के साथ क्या है, सामंजस्य है। यानी कि लोकतंत्र में सामाजिक विषमता के साथ भी क्या है, सामंजस्य है। कई धर्मों में, कई जातों में बटे होने के कारण भी हम लोग क्या है, एक है। अगला है कि ज्यादातर लोकतंत्र क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। ये भी बात सही है
कि ज्यादातर लोकतंत्र क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। बोला गया है कि ज्यादातर लोकतंत्र क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। भारत एक ऐसा देश है जहां पर सभी धर्मों को क्या है, इजाजत है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति कोई धर्म को मान सकते हैं, क्योंकि बोला गया है भारत कैसा देश है, धर्मनिरपेक्षताओं का देश है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म मानने के लिए उसको इजाजत है। कोई भी व्यक्ति कभी भी अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है। आज हम हिंदू हैं तो मुस्लिम धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, आज हम मुस्लिम हैं तो हिंदू धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि कोई मनाही नहीं है। तो भारत कैसा लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्षता यहाँ पर लोकतंत्र है, यानी कोई धर्म को लेकर पाबंदी नहीं है, कोई एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। सभी धर्मों को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाता है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, सभी धर्मों का क्या दिया जाता है, तो बढ़ावा दिया जाता है। तो ये भारतीय लोकतंत्र की 5 उपलब्धियां था। और यही अगर 5 उपलब्धि आप लिखकर 2 लाइन या 3 लाइन हर एक में लिख देते हैं तो आप लोगों का 5 नंबर मिल जाएगा। 5 नंबर कहीं से भी कटने वाला नहीं है। और इस चैप्टर में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय लोकतंत्र की क्या उपलब्धियां हैं। तो यही 5 क्वेश्चन लिखकर इसका आंसर दे दीजिएगा। देखिए और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ देगा कि लोकतंत्र एक उत्तरदायित्व एवं वैध शासन व्यवस्था है, कैसे, इसको समझाइए। तो जो बात इसमें बताए हैं उत्तरदायित्व एवं वैध शासन व्यवस्था के, इसी के बारे में आप पूरा एकदम विस्तार से लिख दीजिएगा तो फुल नंबर मिल जाएगा। या क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि लोकतंत्र में प्रत्येक बेशक को वोट का अधिकार है, कैसे, व्याख्या कीजिए, समझाइए। तो इसके बारे में जो बताए हैं उसके बारे में एकदम विस्तार से लिख दीजिएगा, फुल नंबर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन यहीं से पूछेगा और कहीं दूसरे जगह से क्वेश्चन आने वाला नहीं है। पूछ सकता है कि लोकतंत्र में सामाजिक विषमता के साथ सामंजस्य है, अंतर को स्पष्ट कीजिए, तो लिखा जाएगा। बोलेंगे कि सामाजिक विषमता यहाँ पर है फिर भी क्या है, हम लोग एक है। इसके बारे में जो बताए विस्तार से लिख दीजिएगा, फुल नंबर मिल जाएगा। और देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है, कैसे पूछेगा कि भारतीय लोकतंत्र कितना सफल है, भारतीय लोकतंत्र कितना सफल है। तो बस यही लिख लीजिएगा, भारतीय लोकतंत्र कितना सफल है। अगर क्वेश्चन भी पूछेगा तो सिर्फ इसी के बारे में बता देना है कि भारतीय लोकतंत्र देखिए इस प्रकार से क्या है, सफल है। पूछेगा कि भारतीय लोकतंत्र सफल है कैसे, तो यही बता देना है आंसर। भारतीय लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र सफल है कैसे। क्वेश्चन ये आ सकता है भारतीय लोकतंत्र सफल है कैसे। तो यही 5 लिखकर और 2-2, 3-3 लाइन लिख दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि भारतीय लोकतंत्र सफल है कैसे। या तो क्वेश्चन ये रहेगा, नहीं तो क्वेश्चन ये रहेगा, नहीं तो इसमें से उठा लेगा तो इसके विस्तार से कर दीजिएगा। तो यहीं पर आज इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बच्चों जितना था उतना बता दिए हैं और इस चैप्टर से कोई भी एग्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनता है। तो अगले वीडियो में अगला इसका जो चैप्टर है अध्याय 5 को लेकर आएंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, तब तक धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।